अपने परिवार क्वांटोत्सव पे। आज है 8 मई और एसएससी एमटीएस के पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया दोस्तों। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। 8 मई के आपके सारे रियल प्रश्न मुझे मिल गए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि आने वाले शिफ्टों के लिए कौन सा टॉपिक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको देखिए जनगणना से हर शिफ्ट में कम से कम 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जनगणना को आप बिल्कुल ही पढ़ के जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज एक शॉर्ट वीडियो जनगणना पे ले आऊं ताकि आपके जनगणना से संबंधित सारे प्रश्न क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो ऑप्शन देखिए आपके 5, 8, 10 और 15। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है आपको 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो चलिए हम लोग जनगणना से संबंधित और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो आपको 2011 की जनगणना थी वह 15वीं जनगणना थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की वह कौन सी जनगणना थी तो वह 7वीं जनगणना थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों कि जो जनगणना की शुरुआत है वह आपको 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो यह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और आपको 1881 में जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे डब्ल्यू प्लोडन। तो ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताया दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 10वीं जनगणना की शुरुआत है वह कब हुई थी तो और कहाँ हुई थी तो वह 1790 ईस्वी में अमेरिका से हुई थी। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि नवरो फेस्टिवल जो है आपको कहाँ मनाया जाता है। तो नवरो फेस्टिवल आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। क्लियर है? वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रमुख फेस्टिवल बताइए तो वो हो जाएगा आपका बिखौती, हड़ेला। देखिए दोस्तों हड़ेला आपको बहुत ही पूछा जाता है तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। हड़ेला हो गया आपका, चैतौल हो गया, खतरवा, ये सारे जो हैं उत्तराखंड के प्रमुख फेस्टिवल होते हैं। अगर आपसे महाराष्ट्र पूछा जाए तो महाराष्ट्र का तो सबसे प्रमुख फेस्टिवल आपका है गणेश चतुर्थी, जो कि आपको 11 दिनों तक चलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वहीं अगर आपसे और भी अन्य देख लीजिए, नराली पूर्णिमा यह भी आपका महाराष्ट्र के ही है, गुड़ी पड़वा यह भी आपका महाराष्ट्र का है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको गणेश चतुर्थी और गुड़ी पड़वा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मध्य प्रदेश के फेस्टिवल की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है भगोरिया हाट उत्सव, भगोरिया हाट उत्सव, कुंभ मेला, खजुराहो का महोत्सव, ये सारे जो है मध्य प्रदेश के फेस्टिवल में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में। तो राष्ट्रपति का शपथ का जो आपका वर्णन अनुच्छेद 60 में मिलता है। तो चलिए हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति के पद का वर्णन मिलता है। वहीं आपका 53 में शक्ति एवं कार्य है दोस्तों, शक्ति एवं कार्य। अगर आपसे अनुच्छेद 54 पूछा जाए तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में आपका निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। और अगर आपसे अनुच्छेद 56 पूछा जाए अनुच्छेद 56 में पदावधि, अनुच्छेद 57 में आपका पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 58 में आपका पद की योग्यता, अनुच्छेद 60 में शपथ एवं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 61 में आपको राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसे हम लोग महाभियोग कहते हैं यह आपको अनुच्छेद 61 में वर्णित है। कुछ और भी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। जैसे कि आपको जो है अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 111 के तहत जो है वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है, वीटो शक्ति आप कह सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 263 के तहत आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। तो ये सारे राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद हैं। आप कम से कम राष्ट्रपति का अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 4 जरूर आप पढ़ के जाइए क्योंकि आने वाले शिफ्ट में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है आपका बोर्ड ऑफ
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट इन इंडिया। क्योंकि देखिए आज आपको स्थापना पूछा गया, आने वाले शिफ्टों में जरूर है कि आपका इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। इसकी स्थापना आपको दिसंबर 1928 में हुई थी। दोस्तों यहाँ देखिए ऑप्शन में लिखना भूल गया, आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1928 में जो है आपका बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी की स्थापना कब हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना आपको 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई, तो यह आपको 19 सितंबर 1983 को हुई थी। इसे आप 28 बना लीजिएगा। और 1949 में जो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान का कब हुआ था, 1949 में। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था। तो तत्वबोधिनी सभा का गठन आपको 1839 ईस्वी में हुआ था और यह आपको देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 1828 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, तो 1828 में आपको ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय। 1840 ईस्वी में आपको परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, परमहंस मंडली, और इसकी स्थापना गोपाल हरिदेश मुख के द्वारा की गई थी, गोपाल हरिदेश मुख। और 1843 ईस्वी में आपको ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी दादा भाई नेरोजी के द्वारा। और भी कुछ हम इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, सर विलियम जोन्स की द्वारा। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 ईस्वी में। देखिए पिछले ही शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो यह आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा की गई थी। तो निश्चित है कि आपको आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इतने फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अलाउद्दीन खां का संबंध आपको जो है सरोद वाद्य यंत्र से, ये एक सरोद वादक है। वहीं आप सितार के भी कुछ महत्वपूर्ण कलाकार देख लीजिए। सितार में से आपको आते हैं पंडित रविशंकर, विलायत खां, बंदे हसन, बुद्धादित्य मुखर्जी, उमा शंकर मिश्र, ये सारे जो हैं आपको सितार से संबंधित कलाकार हैं। अगर आपसे तबला का पूछ लिया जाए तो तबला में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जाकिर हुसैन, ये एक मशहूर तबला वादक है। वहीं लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, ये सारे जो हैं आपको तबला वादक हैं। बांसुरी वादक की बात की जाए तो बांसुरी वादक में आपको पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, ये सारे जो हैं आपको बांसुरी वादक है। सरोद वादक में तो एक मैंने आपको बता ही दिया कि अलाउद्दीन खां है, साथ ही साथ आप अमजद अली खां का नाम याद रखिएगा, अमजद अली खां, जरीन दारूवाला, अली अकबर खां, ये सारे जो हैं सरोद वादक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या था कि संविधान में भाषाएं कितनी हैं। तो देखिए संविधान में जो आपको पहले 14 भाषा थी जब मूल संविधान की स्थापना हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में आपको 22 भाषा है। तो चलिए एक बार हम लोग 22 भाषा की लिस्ट देख लेते हैं। आपका असमिया, बंगला यानी बंगाली, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, कश्मीरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उर्दू, उसके बाद 4 आप लास्ट में याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। ये जो 22 भाषा है आपको संविधान में जो है आपको अभी 22 भाषा का वर्णन मिलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
अगला प्रश्न है आपका कि देखिए रानी की वाव का निर्माण किस नदी के किनारे पर हुआ था। तो रानी की वाव का निर्माण जो है आपको सरस्वती नदी के किनारे पर हुआ था। और यह कहाँ पे स्थित है, यह आपको गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। गुजरात के पाटन जिले में यह एक प्रकार का सीढ़ीदार कुआं है, सीढ़ीदार कुआं। इसे हम लोग प्रसिद्ध, यह एक प्रकार का प्रसिद्ध बाबरी है, प्रसिद्ध बाबरी। तो रानी की वाव को जो है आपको एक और नाम से संबोधित किया जाता है, उसे हम लोग रानी की बाबरी भी कहते हैं, रानी की बाबरी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना जो है किसके स्मारक के रूप में की गई थी, तो इसकी स्थापना आपको 11वीं शताब्दी में राजा भीमा के स्मारक के रूप में की गई थी। वहीं आपको अगर इससे संबंधित आपको ये भी ध्यान रखना है कि रानी की वाव में जो है किस भगवान की प्रतिमा सबसे अधिक है, तो वह विष्णु की है। और विष्णु के आपको जो 10 अवतार है इनका यहाँ आपको चित्रण मिल जाएगा। और यह आपको 100 रुपये के नोट पे इसका चित्रण अंकित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न एक और जनगणना से आपको संबंधित था कि 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर जो है कौन सा धर्म था। तो जो आपको देखिए जब 2011 का जनगणना हुआ था उसमें से कुल जनसंख्या का 79.8% जो थे वो हिंदू थे, 79.8% हिंदू थे। वहीं अगर आपको जो है 11 पॉइंट समझ लीजिए आप 2 या के आसपास जो है आपको मुस्लिम थे। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए दूसरे स्थान पर कौन थे, तो आंसर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मुस्लिम। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है आपका देखिए कि गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो गेहूं के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी है वह दोमट मिट्टी होती है, बलुआही मिट्टी जिसको कहते हैं। अगर आप कुछ और अन्य मिट्टी के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि आप काली मिट्टी के बारे में देख लीजिए, तो इसका निर्माण जो है आपको बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। इसका कभी कभी पूछा जाता है कि जो ये काली मिट्टी होता है इसका रंग काला क्यों होता है। तो इसका रंग काला जो होता है आपको एक केमिकल होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसकी वजह से जो है आपका ये काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसको जो है एक अन्य नाम रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगर मिट्टी। कपास की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए एक और हम लाल मिट्टी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाल मिट्टी जो है आपको यह लाल इसलिए होता है कि इसमें जो है आपको सिलिका और आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, सिलिका एवं आयरन की मात्रा। साथ ही साथ आपको इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, आपको लाल होता है दोस्तों। इस मिट्टी में आपको कपास, गेहूं, दाल एवं मोटे अनाज की जो आपको खेती की जाती है। ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न है आपका कि गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है। तो गरीबी रेखा का आकलन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका पहले नाम योजना आयोग हुआ करता था। नीति आयोग की स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी है। तो यानी नीति आयोग का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजा सवाई सिंह ने किस शहर की स्थापना की थी। तो इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी जो कि आपको राजस्थान में होता है, राजस्थान में स्थित है। और इसकी स्थापना उन्होंने 1727 ईस्वी में की थी। अगला देखिए आपको एक चैनल से आया था दोस्तों, ये आपको बहुत पहले नहीं पूछा गया था लेकिन इस बार आपको चैनल जल संधि से आ गया। तो निश्चित है आने वाले शिफ्टों में इसके चांसेस बढ़ गए। तो मैं आपको यहाँ इसके संबंधित सारे फैक्ट बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार कौन सी जल संधि से अलग होते हैं, तो अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल से आपको अलग होते हैं। इसके अंतर्गत ही मिनी अंडमान और कार निकोबार आते हैं। वहीं अगर आपसे 8 डिग्री चैनल पूछ लिया जाए तो इसिया जो है आपको मालदीव एवं मिनी क्वाय को अलग करता है, मिनी क्वाय। 9 डिग्री चैनल के द्वारा आपको कावारती एवं मिनी क्वाय को अलग किया जाता है, मिनी क्वाय। क्लियर है दोस्तों। वहीं अगर आपसे पाक स्टेट पूछा जाए तो यह तमिलनाडु एवं श्रीलंका को अलग करती है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका को जो है आपको एक और अलग करती है जिसको हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डंकन पास किसको करता है, डंकन पास, तो यह आपको साउथ अंडमान और मिनी अंडमान को करता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिया। वहीं साथ ही साथ इसके आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि 31st पैरेलल जो होता है यह आपको ईरान एवं इराक को अलग करता है, ईरान एवं इराक। डूरंट लाइन जो है आपको पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच का है बॉर्डर।
पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन तो आप जानते ही होंगे कि जो मैकमोहन लाइन है भारत और चाइना। रेड क्लिफ लाइन जो है आपको भारत और पाकिस्तान। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम भिक्षुता मेला कितने जिलों में आपको, इसमें कितने जिलों ने भाग लिया था? तो इसमें कुल 199 जिलों ने भाग लिया था और यह आपको 25 राज्यों में हुआ था। 25 राज्यों ने इसमें भाग लिया था। यह आपको हर महीने जो है पीएम के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, 14 प्रश्न हो गए। हमारा 15वां प्रश्न है कि लावनी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी आपका किस भारतीय राज्य का नृत्य हो जाएगा दोस्तों? यह महाराष्ट्र का जो है आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? लावनी। अगर आप कुछ और महाराष्ट्र के देख लेते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र के अन्य में आपका आ जाता है नकटा, कोली, गौरीचा। ये सारे जो है महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य। वहीं अगर आपसे गुजरात का पूछ लिया जाए तो गुजरात में गरबा, डांडिया, टिप्पानी, रासलीला, ये सारे जो है आपको गुजरात के महत्वपूर्ण लोक नृत्य में से एक है। अगर आपका राजस्थान पूछ लिया जाए तो राजस्थान में देखिए बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है झूमर, फुंदी, घापाल। ये सारे जो है आपको राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य में से एक है। अगले प्रश्न में आपको एक पूछा गया था, आप बताइएगा कमेंट करके कि ये पूछा गया था यानी कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। एक प्रश्न आया था आपको कि रोजर फेडरर जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह आपको टेनिस से संबंधित है और यह स्विट्जरलैंड के प्लेयर है। एक प्रश्न देखिए और आया था दोस्तों कि वर्तमान में जो है आपका भारतीय क्रिकेट कोच कौन सा है? ये आपको राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़। एक साइंस से प्रश्न आया था कि विद्युत धारा को जोड़ने एवं हटाने में, विद्युत धारा और जोड़ने एवं हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रेषित का प्रयोग किया जाता है। तो इतने प्रश्न दोस्तों आज के शिफ्ट में मुझे मिले। तो आप बताइएगा इसमें से कौन से प्रश्न नहीं आए थे, और अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था तो आप कमेंट के थ्रू अपने प्रश्न जरूर भेजिए ताकि इसकी फुल पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा सकूं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। मेरा टेलीग्राम चैनल है क्वांटोत्सव ऑफिशियल। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अगले दिन के एनालिसिस पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।